आइए कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण से संबंधित आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। हल करके मैं समझाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और जो है ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो लड़के लड़कियाँ दूर दराज गाँव में पढ़ते हैं, कोचिंग ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, तो वो जो है मेरे वीडियो को देख कर समझ कर सवालों को समझ सके और अपने कॉपी में लगा सके, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इसके आते हैं जो है फिजिक्स के। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो को देखकर सवालों को समझ सकें आप। तो ये अरिहंत प्रकाशन की किताब के सवाल में बना रहा हूँ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, कि अरिहंत प्रकाशन की किताब है। तो इसमें देखते हैं आंकिक प्रश्न, ये जो हल नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो उदाहरण में बहुत सारे हल हैं, जो हल नहीं उनको बता रहा हूँ। तो ये पहला प्रश्न है जो है 21 नंबर पड़ा हुआ है। ये स्वयं के जांचे में होता है, तो 1 नंबर से बहुविकल्पीय, लघुत्तरी, लघुत्तरी, फिर आंकिक होता है, तो वही क्रम दिया रहता है 21, 22, 23 ऐसे। तो पहला प्रश्न है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण कितना है, 38 अंश। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो दिया है। क्या क्या दिया है हमारा, अपवर्तक कोण कितना दिया है, 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण जिसको हम डेवर से व्यक्त करते हैं, दिया है 38 अंश। और हमारे अपवर्तनांक हमारा ज्ञात करवा रहा है, तो अपवर्तनांक को स्मॉल एन से व्यक्त कर सकते हैं या म्यू से भी व्यक्त करते हैं। तो जिस अक्षर दोनों में से जिससे चाहो उससे व्यक्त कर दो, मैं एन से व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो चूंकि ए दिया है, डेवर एम दिया है, एन निकलवा रहा है, तो हमारा एक फार्मूला होता है एन बराबर, अर्थात अपवर्तनांक बराबर बटा का चिन्ह लगा के साइन ए प्लस डेवर एम अपान 2 बाई, ये जो बटा मैंने लगा दिया है इसको बाई पढ़िए चाहे बटा पढ़िए चाहे अपान पढ़िए, साइन ए बाई 2। ये इस तरह ये फार्मूला लगा देंगे हम, तो इससे हमारा प्रिज्म का अपवर्तनांक आ जाएगा। तो एन बराबर साइन ए का मान दिया है 60 प्लस इसका मान 38 दिया है, डेवर एम का बटे 2 पूरे में लगा देंगे, बटे साइन 60 बटे 2। ये इस तरह से आगे इसको थोड़ा सा हल किए दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो साइन 60 में से 38 जोड़ेंगे कितना, 98 बटे 2, साइन 98 बटे 2, 2 से 60 को काट देंगे तो कितना बचेगा, साइन 30 अंश बच जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम त्रिकोणमिति की सारणी में जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और 2 से भाग देंगे 98 में कितना हो जाएगा, साइन 49 अंश। ठीक है ना, साइन 49 अंश बटे साइन 30 का मान 1/2, तो ये बटे 2 उठ करके इसके गुणे में ऊपर चला जाएगा। आगे लिख देता हूँ मैं, तो 2 और साइन 49 अंश का मान यहाँ बुक में सवाल में ही दिया है। साइन 49 का मान कितना दिया है, 0.7547। तो हम इसको रख देते हैं, साइन 49 का मान 0.754 47 7547 मतलब ऐसे। अब 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा n बराबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 7 दूनी 14 की 4, हासिल आए 1, 4 दूनी 8, हासिल 1 9, कोई हासिल नहीं है, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आए कितना 1, 7 दूनी 14 1 15। तो ये इस तरह से 4 अंक बाद दशमलव है। दशमलव हमेशा दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ दशमलव गिना जाता है, ऐसे इस साइड को। ठीक है ना। तो 4 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा देते हैं, तो एन का मान आ गया 1.5094। ये हमारे प्रिज्म का अपवर्तनांक हो गया। तो इस तरह से ये 21वां प्रश्न का हल हो गया। ठीक है ना। अब आगे अगला नंबर 22वां प्रश्न। तो 22वां प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान 4.8 अंश है। विचलन कोण का मतलब जो दिया है मैं उसको थोड़ा लिखता जा रहा हूँ। विचलन कोण का मतलब डेवर एम यहाँ लिख लेंगे, दिया है कितना है 4.8 अंश। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.62 हो, एन का मान कितना दिया है 1.62, तो प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का कोण निकलवा रहा है ए का मान। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पतले प्रिज्म, जब भी पतला प्रिज्म कहे तो हम एक सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, पतले प्रिज्म के लिए ये सूत्र होता है डेवर एम बराबर n-1 गुणे ए। गुणा का चिन्ह लगाइए चाहे लगाइए, ए बस लिख दीजिए। ठीक है ना।
तो हमें क्या निकलवा रहा है, इसमें ए का मान निकलवा रहा है। तो ए बराबर n-1 ए के गुणे में है, ये n-1 गुणे में नहीं है ए के, तो इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है, जिसका मान निकालना हो उसको अकेले रखते हैं सिंगल, तो ये कहाँ जाएगा बटे में। तो डेवर m बराबर n-1 गुणे बराबर ए, इम्प्लाइज दैट, ऐसा भी लिख सकते हैं ए बराबर, इसको बाएं साइड रख लें, पूरा पद उठा के इधर रख रहे हैं यहाँ पे, और इसको उठा के उधर, तो डेवर m का मान कितना दिया है 4.8 अंश बटे n का मान कितना दिया है 1.62 माइनस का a, ये इस तरह से इसको लिख लिया। अब a बराबर हल कर लीजिए, यहाँ a बराबर 4.8 बटे 1.62 में से 1 घटाएं लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद, इधर कितना है 1 अंक बाद दशमलव, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है इसका दशमलव हटाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये 4.8 गुणे 100, दशमलव हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 0.62 गुणे 100 ऐसा गुणा कर दिए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो एक जीरो के बाद एक जीरो, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, तो एक दशमलव तो हट जाएगा, लेकिन एक जीरो और लग जाएगा, गुणा करने के बाद देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर, ये हो जाएगा 480 बटे कितना हो जाएगा 62, 2 से काट दीजिए दोनों को, तो 2 से इसको काटेंगे तो 240 हो जाएगा। अब 62 को 2 से काटेंगे तो 31 दूनी 62। अब हम भाग दे लेंगे ऐसे, 31 भागे 240, इस तरह भाग दे लीजिएगा आप लोग। तो भाग देने के बाद कितना आएगा 7 भाग दे लीजिएगा 7.742 अंश। इस तरह से प्रिज्म कोण का मान आ गया, ये हमारा ये आंसर हो गया। ये इस तरह इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा, काटने का मतलब भाग दे देंगे, ठीक है इस तरह से। तो ये 22वें प्रश्न का आंसर हो गया। अगला 23वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 23वां प्रश्न क्या है, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश, अपवर्तन कोण का मतलब ए का मान, जब प्रिज्म प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है, आपतित का मतलब आपतन कोण आई का मान दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अल्पतम विचलन होता है, तो अल्पतम विचलन मतलब डेवर एम का मान निकालना है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, अल्पतम विचलन होता है, अब फिर ये कह रहा है अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, डबल डबल भाषा देने की जरूरत नहीं सवाल में, या तो ये भाषा कह दे या तो इसको कह दे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो जो दिया है ये अगला 23 नंबर का प्रश्न है, क्या क्या दिया है हमारा यहाँ पे दिया है, चलिए सेट नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया, ठीक है। आइए ए बराबर दिया है यहाँ पे 60 अंश और आई का मान दिया है यहाँ पर 45 अंश, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है हमें, अल्पतम विचलन कोण, यहाँ पे पूछ रहा है हमसे डेवर एम बराबर कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है आई बराबर डेवर एम प्लस ए बाई 2, आई का और ए का मान रख दीजिए, फिर डेवर एम को चाहे डेवर एम के रूप में इस सूत्र को कैलकुलेट कर लीजिए, बात का जो ऐसा करना हो कर लीजिए। तो चलिए पहले मान ही रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 45 अंश बराबर डेवर एम का मान निकालना है, तो डेवर एम को रख देंगे, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, ए का मान 60 दिया है बटे 2, 2 तिर्यक गुणा में इधर 45 के चला जाएगा, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इसको इधर ले आइए माइनस में, तो 60 हो जाएगा बराबर डेवर एम, डेवर एम को इधर रख लीजिए या करके, और 90 में से 60 घटा दीजिए कितना 30 अंश। इस तरह से हमारे अल्पतम विचलन कोण का मान कितना आ गया 30 अंश, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत सरल सरल प्रश्न है, बस सूत्र याद हो और ये हमें समझना पड़ेगा कि किस सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। अगला 24 नंबर का प्रश्न है, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, अपने साथियों को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दिया करें भाई, लाइक करने में पैसा थोड़ी लगता है, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन का मतलब वही डेवर एम का मान है दिया हुआ है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, प्रिज्म कोण का मतलब ए का मान ज्ञात करना है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है
ये जरूर लिख लिया करिए कि प्रश्न में क्या क्या दिया है, ठीक है ना। न्यूनतम विचलन कोण डेवर यम का मान दिया है यहाँ 4 अंश। अब प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, यन का मान दिया है 1.5। कांच का अपवर्तनांक होता है, हमें ए बराबर निकालना है, ठीक है ना। तो अभी अभी इससे संबंधित मैंने सवाल बताया था, सवाल नंबर कौन सा 22वां, इसी सूत्र से संबंधित, समझ गए ना। तो यही सूत्र लगेगा। तो ये डेवर एम बराबर हम सूत्र लगा देंगे, डेवर एम बराबर n-1 इंटू ए। ये 22वें सवाल में अभी अभी मैंने सूत्र लगाया था, ये देख लीजिए यहाँ पे 22वां सवाल, ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर से यही सूत्र लगेगा, ये निकलवा रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, डेवर एम का मान दिया है 4, एन का मान दिया है 1.5 ऋण 1 गुणे ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान ही निकालना है हमें, ठीक है ना। 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, आधा। आधा का मतलब 0.5 गुणे ए, यहाँ 4 बराबर में है, ए के गुणे में है 0.5, चूंकि हमें ए का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना हो उसको सिंगल अकेले रखते हैं, ठीक है ना। तो इसके गुणे में है 0.5, इसके तो कहाँ चला जाएगा, इधर बटे में चला जाएगा, गुणे वाली संख्या बटे में जाती है। तो 4 बटे 0.5, 0 लगाए चाहे लगाए 0.5, लेकिन प्रथा है लगाने की, लगाते हैं। यहाँ 10 का गुणा कर दीजिए तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो 10 का गुणा नीचे हर में करेंगे तो 10 का गुणा ऊपर अंश में भी करेंगे, ए इधर रख लेते हैं या। तो जब 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो बन जाएगा 40, यहाँ करेंगे 10 का गुणा तो 5 हो जाएगा, तो 5 काट दीजिए, 5 अट्ठे 40। इस प्रकार से हमारे प्रिज्म कोण का मान कितना आ गया, 8 अंश हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 24 का। बिल्कुल सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे समझाया, ठीक है ना। मैं इतना आसानी से समझा ही रहा हूँ कि सबके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल अभी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, दिया है पहले पढ़ देते हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पे, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एन का मान कितना दिया है, cot a/2। अब प्रिज्म कोण ए का मान ए ही है, वो कह रहा है ए का मान ए ही है, ठीक है ना। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करिए, न्यूनतम विचलन कोण का मतलब डेवर एम का मान निकालना है हमें, ठीक है ना। तो डेवर एम का मान निकालना है। तो सवाल एक बार देख लीजिए, सब लोग पढ़ लें यहाँ पे, जिसके पास बुक नहीं है, नहीं तो घर में सबके पास बुक होती है, अरिहंत प्रकाशन की बुक है, नहीं है बुक तो मैं सवाल दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करिए, हमें डेवर एम का मान निकालना है। इन सवालों में जस्ट उसके नीचे ही आंसर दिया रहता है, ठीक है ना। तो आंसर से थोड़ी मतलब है कि आंसर दिया, सवाल बोर्ड परीक्षा में लगाएंगे नहीं, आंसर रख आएंगे अगर, तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे, काट दिए जाएंगे, ठीक है ना, प्रश्न को ही काट दिया जाएगा। सवाल लगाना पड़ेगा तभी, आंसर तो दिया ही रहता है किताब में, ठीक है ना, आंसर की कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल ये है, तो इसमें फार्मूला हम लगा देंगे। अभी मैंने जो है 21 नंबर के सवाल में एक फार्मूला लगाया था, क्या लगाया था, एन बराबर, वही से लगेगा 21 नंबर का फार्मूला ही लगेगा जो 21 नंबर से, एन बराबर साइन कितना है ए प्लस डेवर एम बटे कितना कोण, ये साइन का कोण है पूरा, ठीक है ना, बटे बराबर के बीचों बीच बटे लगना चाहिए, साइन a/2, ये ऐसे दिया हुआ। एन का मान दिया है cot a/2, ए का मान ए ही दिया हुआ है। तो अब हमें डेवर एम निकालना है, तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो cot a/2, ठीक है ना, साइन ए प्लस डेवर m/2 बाई साइन a/2। जो लोग इंटर में मैथ पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे कि cot थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा बराबर कितना, cos थीटा अपन साइन थीटा, ये होता है, ठीक है ना। जो बायो पढ़ रहे हैं वो भी अपना समझ ले सूत्र को कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा होता है। अगर यहाँ बाई 2 लगा है तो इधर कोण में भी बाई 2 लग जाएगा, अगर यहाँ ए लिखा है तो फिर यहाँ ए हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इसको है मैं बदल रहा हूँ। तो cos a/2 बराबर होगा साइन a/2 सॉरी cos a/2 अपन साइन a/2, तो इसको हम लिख देंगे, इसको जो पते उतारे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारा प्रश्न, इसका हल cos a/2 अपान साइन a/2, ये कोण है, इधर का वैसे ही हम लिखेंगे अभी कितना, साइन डेवर m प्लस a/2 अपान इसको लिख देंगे साइन a/2। अब देखिए साइन a/2 इस साइन a/2 को तीसरे गुणे में ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, चाहे इसको इधर ले जाए तब भी इससे कट जाएगा, अर्थात साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा। अब cos a/2, अब देखिए इधर cos है इधर साइन है, तो हम इसको भी cos बना लेते हैं, तो cos a/2 बराबर इसको बना लेते हैं
90 माइनस थीटा। देखिए एक सूत्र बता देता हूँ, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कितना, साइन थीटा। गणित में त्रिकोणमिति में है ये, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसको समझ लें, तो इसको हम चूंकि कास से कास हम हटा देंगे, या तो कास को बदल लीजिए या तो साइन, तो हम साइन को बदले देते हैं। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखा, डेवर m प्लस a बाई 2, तो 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, तो डेवर m प्लस a बाई 2, ये छोटे कोष्टक में ऐसे रहेगा, या मझला कोष्टक लगा दीजिए, तो कहाँ बदल जाएगा, कास। अब कास से कास कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a बाई 2 बराबर 90 माइनस डेवर m प्लस a बाई 2। अब अंश बटे हर में है, ये अंश है, तो सीधे हर वाले का इसमें गुणा कर दो, लघुत्तम 2 ही आ जाएगा। तो 90 में से 2 का गुणा करेंगे तो 180 माइनस, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का गुणा फिर अंदर होगा, यहाँ समझ रहे हो ना, माइनस का गुणा डेवर m में भी होगा, a में, तो माइनस डेवर m माइनस a, लघुत्तम कितना आ गया, 2, a बाई 2, 2 से 2 को काट दीजिए। अब हमें किसका मान निकालना है, डेवर m का, अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना है, ठीक है ना। तो डेवर m को हम ले आते हैं इधर, इस एक को ले जाते हैं इधर, तो माइनस का डेवर m है तो इधर आएगा डेवर m प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। 180 लिखा है हमारा, माइनस a लिखा ही है, अब फिर इसको a को ले जाएंगे तो माइनस a, तो हो जाएगा 180 माइनस से जुड़ के कितना, माइनस 2a। इस प्रकार से हमारे अल्पतम विचलन कोण डेवर m का मान आ गया, और यही आंसर है हमारा, समझ रहे हो ना। तो ये आंसर हो गया, सॉरी, अल्पतम विचलन कोण का मान हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से 25वें का आंसर हो गया। अगला 26 नंबर का प्रश्न दिया है, सवाल हम पढ़ लेते हैं फिर आपको दिखा देते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब n बराबर कितना दिया है, 1.65। यदि यह प्रकाश किरणों को 7.5 अंश के कोण से विचलित करता है, मतलब विचलन कोण दिया है डेवर m, तो डेवर m कितना दिया हुआ है, 7.5, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, 7.5 दिया हुआ है। कहता है तो प्रिज्म के कोण की गणना कीजिए। प्रिज्म का कोण निकालना है हमें, प्रिज्म का कोण का मतलब a का मान निकालना है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा जो है, अभी अभी मैंने जो है एक सूत्र लगाया था, जो है किसमें, 22 नंबर के सवाल में और 24 नंबर के सवाल में, डेवर m बराबर, अगर याद हो आप लोगों को, डेवर m बराबर n-1 इंटू a। हमारी डेवर m दिया है, n दिया है, तो हमें a निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है ये। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एक को 7.5 अंश के कोण से विचलित करता है, तो प्रिज्म के कोण की गणना कीजिए। 11.5 अंश आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये फार्मूले में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए डेवर m बराबर n का मान 1.65 माइनस का 1 गुणे a, सॉरी डेवर m का मान यहाँ दिया है ना 7.5 अंश, 7.5 अंश ये रख देंगे, ठीक है ना। 1.65 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.65 गुणे a, यहाँ दिया है 7.5, गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो a बराबर हो जाएगा इतना बटे इतना, तो 7.5 बटे 0.65 बराबर a। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, तो 100 का गुणा करिए तो यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे, तो जब 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 750, गुणा करके देख लीजिएगा, अभी पीछे बता चुका हूँ। यहाँ सब गुणा करेंगे सीधे 65 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 13 25 65, 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 5 25, भाग जाए लद्दी में, 5 1 5, हाँ 7 में से 5 गया 2, उतार लिया 5 का 25, 5 55, सही है, यही होगा। अब 150 भागे 13, तो 13 से भाग दीजिए 150 में, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 11.5 ये आता रहेगा, समझ गए ना, इसलिए उत्तर में ये सारे 5 हटा के रख दिया है 11.5, भाग दे लीजिएगा अपना ऐसा, ठीक है, अब मैं भाग नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो a का मान आ गया, हमारे प्रिज्म कोण का मान कितना हो गया, 11.5 अंश, ये हमारा आंसर हो गया। अगला 27 नंबर का प्रश्न है, कितना दिया हुआ है 27 नंबर का, पढ़ लेते हैं, देखिए दिया है, पहले लिख लेते हैं, दिया है प्रिज्म कोण 6 अंश के कांच के प्रिज्म द्वारा लाल, a बराबर कितना दिया है, 6 अंश।
लाल, पीले तथा बैंगनी रंगों के प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन क्रमशः, मतलब डेबर पहले किसका, लाल दिया है, रेड, डेबर एम का मान यहाँ लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, लाल के लिए 50.6 अंश, पीले येलो के लिए दिया है डेबर वाई के लिए दिया है 51.9 अंश, और बैगनी रंग के लिए दिया है डेबर वी वायलेट 52.8 अंश है। प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। परिक्षेपण क्षमता का मतलब ओमेगा, प्रिज्म के परिक्षेपण क्षमता को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ये आप लोग थ्योरी में से पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, या पढ़ लीजिए अपनी कॉपी में थ्योरी में, ठीक है। तो एक बार सवाल देख लीजिए यहाँ पे, प्रिज्म कोण 6 अंश के कांच के प्रिज्म द्वारा लाल, पीले तथा बैंगनी रंगों के प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन क्रमशः, विचलन का मतलब डेबरियम, तो डेबरियम हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे लाल के लिए क्या लिखेंगे आर, रेड, पीले के लिए येलो वाई लिखेंगे, और बैंगनी के लिए वायलेट वी। प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, मतलब ओमेगा का ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला इसके लिए होता है, प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर माइनस डेबर आर अपान डेबर वाई, ये सूत्र होता है हमारा। अब ये जो हमारा ए दिया है ना, तो इसका कोई यूज नहीं है इस सवाल में, ऐसे दे दिया है, इन तीनों का यूज है, बस हो गया। तो डेबर बी का मान कितना दिया हुआ है, डेबर बी का मान दिया है 52.8 अंश, माइनस डेबर आर का मान कितना दिया है 50.6, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, अपॉन डेबर वाई का मान कितना दिया है 51.9 अंश। अब इसको इसमें घटा लेना है, इसको इसमें, अब फिर से भाग दे देना है दशमलव हटाने के बाद, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना 2, दशमलव लगा दीजिए, इसके बाद 2 में से 0 घटाएंगे 2, और 5 में से 5 घटाएंगे 0 बटे 51.9, एक एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो 10 का गुणा आंसर में कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 22 बटे कितना हो जाएगा 519। अब ऐसे भाग दे देंगे 519 भागे 22, समझ रहे हो ना, तो भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, अभी भी ये संख्या छोटी है, तो फिर से दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ाएंगे, भाग जाए लघिम शिखर। अब 5 चौको 20, 4 बार जाएगा, मतलब 5 चौको 20 2000 हो जाएगा, और 19 चौको 76, मतलब 2076, ऐसे भाग देंगे, तो भाग देते रहिए, आप अपना भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.0424, तो ये प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता आ गई हमारी, इस तरह भाग दे लीजिएगा अभी आगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये इतना हो गया, इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। देख लीजिए 27 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। अगला 28वां है, अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, ये आगे प्रश्न का जो हल नहीं है दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पे देख लेते हैं। एक फ्लिंट कांच के प्रिज्म का लाल तथा बैंगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः, लाल के लिए कितना है अपवर्तनांक एन आर, रेड के लिए 1.644, तथा बैंगनी रंग के लिए कितना है अपवर्तनांक एन वी का मान दिया है 1.664 दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है, बस हो गया, ज्यादा अंतर नहीं है। प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, फिर से हमें ओमेगा निकालना है। देखिए अभी 27 नंबर के सवाल में क्या दिया था अल्पतम विचलन, इसमें दिया है अपवर्तनांक, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अंतर होता है अल्पतम, देख ध्यान से देख लीजिए सूत्र को, ये जब परिक्षेपण क्षमता वो दिया हो अल्पतम विचलन डेबर, तब ये सूत्र होता है, जब अपवर्तनांक दिया हो तो इसी सूत्र में थोड़ा सा क्या कर देंगे, थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए ओमेगा बराबर होता है हमारा एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए एन वाई, तो एन वाई तो दिया नहीं है, तो एन वाई कैसे निकालते हैं, एन वाई निकालने के लिए एन वाई बराबर, ये फार्मूला ही होता है एन वाई बराबर एन वी प्लस एन आर बटे 2, मतलब दोनों के अपवर्तनांकों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, कहने का मतलब औसत निकाल लेंगे। तो एन वी का मान दिया है 1.644, बाद में ये सूत्र लगाएंगे, प्लस का 1.664 बटे कितना 2 भागे, जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 4 4 8, 4 6 4 10 की 0, हासिल है 1, 6 6 12, 12 1 13, फिर हासिल 1 1 1 2 1 3, तो 3.308 बटे 2, 2 से भाग देंगे कि तो 2 1 के 2,
13 बन जाएगा, दशमलव लगाने के बाद 2 छंग 12, 13 में से 12 घटाएंगे 1, उतार लिया 0 का, 10 बन गया, 2 पंचे 10, 2 चार को 8, तो हमारे एन वाई का मान आ गया 1.654। अब हम इस सूत्र में जो है प्रश्न को रख देंगे। आता है परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एनवी का मान कितना दिया हुआ है, एनवी का मान दिया है 1.664 माइनस एनआर का मान दिया हुआ है 1.644 बटे एन वाई -1 है, तो एन वाई का मान अभी हमने निकाल लिया, तो 1.654 माइनस का 1, देखिए -1 का अंतर है, ये सूत्र में वैसे 27 नंबर में बताया हूँ बस, बटे इसको इसमें घटा दीजिए, 4 में 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, बटे इसमें इसको घटाइए, 1.654 में 1 घटाइए तो आ जाएगा 0.654, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 दाहिने से बाएं तरफ को दशमलव गिनते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 3 3 के बाद दशमलव, तो दोनों का हटा दशमलव हट जाएगा, अर्थात 1000 का यहाँ 1000 का यहाँ गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 0020, तो ये 0 इधर के, ये 0 लगाए चाहे लगाए, सीधे हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 654। अब जब इसका इससे भाग देंगे ना, चाहे 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 7 14, तो 1/327 हो गया, मतलब इस तरह हम भाग देंगे इसका, 327 भागे 1, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, अभी छोटी संख्या ये वाली, तो फिर भाग जाए लघिम शिखर, फिर अभी छोटी है तो भाग जाए लघिम शिखर, ठीक है ना। 1000 बन गया, 3 त्रिकाई ना लगभग 3 बार जाएगा, तो इस तरह इसका भाग देंगे ना, तो हमारा आएगा 0.00305, ये हमारा आंसर हो गया, प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता हो गई, तो ये हमारा उत्तर हो गया, सॉरी यहाँ से था भाग था ये, ठीक है ना, तो ये उत्तर हो गया हमारा। अच्छा, सवाल मैंने आप लोगों को नहीं दिखा दिया शायद, पता नहीं दिखाया, तब भी देख लीजिए यहाँ पे, एक फ्लिंट कांच के प्रिज्म का लाल तथा बैंगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः इतना तथा इतना है, प्रिज्म के परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ये जो आंसर आ रहा है ना, तो ये आंसर गलत है, इसलिए मैंने ये आंसर यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, 0.0305, यहाँ होना चाहिए 0.0020 होना चाहिए, समझ गया ना, तो ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है, जो मैंने यही सही है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।